देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के खेल का भांडाफोड़ करते हुए एसओजी ने एक निजी यूनिवर्सिटी के संस्थापक और दूसरी निजी विश्वविद्यालय के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आए दोनों शातिर 12 जुलाई तक रिमांड पर हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कि कैसे शातिराना हथकंडे अपनाने के बावजूद एसओजी ने इस फर्जीवाड़े का बड़ा पर्दाफाश कर दिया। फर्जी डिग्री बेचने वालों पर एसओजी का प्रहार। 2 निजी विश्वविद्यालय के मालिक गिरफ्तार। कैसे शिकंजे में आए शातिर। फुल प्रूफ फर्जीवाड़ा कैसे हुआ तार तार। भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री बेचकर अनाप शनाप कमाई करने वाले शातिर अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन लाख टके का सवाल ये कि होशियारी और सावधानी की नींव पर खड़ी इनकी पाप की लंका तक एसओजी पहुंच कैसे गई। इन शातिरों की चालाकी इन्हें गच्चा कैसे दे गई। साल 2013 में शुरू हुई थी यूनिवर्सिटी, 2022 से मिल रही थी शिकायतें। पुलिस के मुताबिक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संस्थापक जोगेंद्र सिंह ने राजस्थान से लेकर बिहार और उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों तक फर्जी डिग्री बेचने का जाल बिछा रखा है। जितेंद्र यादव ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहा था। बाद में उसने पार्टनरशिप में अलवर में सनराइज यूनिवर्सिटी खोली और पाटन में एमके यूनिवर्सिटी शुरू की, जबकि जोगेंद्र सिंह रोहतक में स्कूल भी चलाता है। जोगेंद्र ने 12 में और जितेंद्र ने बूंदी में एक नए विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी कर रखी है। इनके लिए दलालों का एक पूरा नेटवर्क काम करता है। डीआईजी परिस देशमुख के मुताबिक पीटीआई भर्ती में 1300 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन में जानकारी दी कि उनके पास ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की बीपीएच की डिग्री है, जबकि इस विश्वविद्यालय में बीपीएच की महज 100 सीट है। तो 2016 से 20 ऐसे 5 कोर्सेज चले, तो मैक्सिमम भी इसके 500 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बीपीएड कोर्स इन्होंने वैलिड रूप से किया हो, परंतु जो नॉमिनेशन आए उसमें 1300 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म में अंकित किया कि हमने बीपीएड की डिग्री ओपीजेएस से की है। पुलिस के मुताबिक फर्जी डिग्री गिरोह से जुड़े बदमाश बिना डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को किसी भी परीक्षा में आवेदन करवा देते, फिर वो परीक्षा देता है या उसकी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास कराई जाती है। परीक्षा पास होने पर अभ्यर्थी को फर्जी डिग्री मुहैया करवाकर नौकरी लगवा दी जाती है। फर्जी खेल प्रमाण पत्र भी कराते थे मुहैया। डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि फर्जी डिग्री के साथ ही आरोपी फर्जी खेल प्रमाण पत्र भी मुहैया कराते थे। खेल प्रमाण पत्र के लिए किसी कॉलेज का स्टूडेंट होना जरूरी है। ऐसे में आरोपी फर्जी तरीके से अभ्यर्थी को अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिला देते और उसके नाम पर खेल प्रमाण पत्र जारी करवा देते, बदले में मोटी रकम वसूलते थे। पुराना रिकॉर्ड मांगा तो बताया जल गया। फर्जी डिग्री गिरोह का खुलासा होने के बाद अब जांच के लिए एसओजी की टीम ओपीजेएस यूनिवर्सिटी पहुंची और पीटीआई की पुरानी डिग्रियों से संबंधित पुराना रिकॉर्ड मांगा, तो यूनिवर्सिटी ने पुराना रिकॉर्ड जलने का बहाना बनाया। इन्होंने अपनी जालसाजी छुपाने के लिए वर्ष 2016 से 20 तक का रिकॉर्ड जलाना बता दिया। एक तरफ तो उन्होंने जलाना बताया और उसके बाद लगातार जो परीक्षाएं हो रही है जिसमें इनकी डिग्री लेकर कैंडिडेट्स जा रहे हैं, उसको ये ट्रू या फॉल्स में वेरिफिकेशन का रिप्लाई भी उस संबंधित डिपार्टमेंट को कर रहे थे। जांच में ये भी सामने आया है कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में 15 से अधिक कोर्स के संचालन का दावा किया जाता है, जबकि इनके पास स्टाफ की संख्या महज 27 है। इनमें से भी 8-9 लोग नॉन टीचिंग स्टाफ है। एक और विसंगति इसमें सामने ये आई है कि जब हमने इनका रिकॉर्ड देखा कि कितने टीचर्स एम्प्लॉयड हैं, तो जो सैलरी अकाउंट है वो मुश्किल से इसमें 27 या 28 लोगों का सैलरी अकाउंट है, जिनमें से 8 या 10 नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो अगर हम सभी को टीचर एज्यूम भी करते हैं तो 20 टीचर में और ये कोर्सेज चला रहे हैं लगभग 17-18। एसओजी की पड़ताल में ये भी सामने आया है कि ये शातिर बदमाश
फर्जी डिग्री के नाम पर युवाओं से धोखाधड़ी भी करते हैं। एक बार कोई सौदा तय होने के बाद ये अधिक रुपये की डिमांड करते और अधिक रुपये नहीं देने पर डिग्री नहीं देते थे। बहरहाल फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद एसओजी शिक्षा निदेशालय के साथ मीटिंग कर अहम तथ्यों से रूबरू कराया है ताकि फर्जी डिग्री बांटने के खेल को रोका जा सके। वहीं शिक्षा निदेशालय ने भी संदेह के घेरे में आए अभ्यर्थियों और यूनिवर्सिटी की ओर से जारी डिग्रियों की दोबारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व की गहलोत सरकार की कई योजनाओं को प्रदेश सरकार ने बंद करने की कोशिश की, बंद की भी जा रही हैं और बंद हो भी चुकी हैं, जिससे विपक्ष भड़क उठा और सरकार के खिलाफ हमलावर है। अब विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी करने के लिए शैडो कैबिनेट बनाने का ऐलान किया है, जिसमें हर मंत्री के महकमों के साथ सरकार की ओर से लिए जाने वाले फैसलों की विपक्ष बारीकी से पड़ताल करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शैडो कैबिनेट बनाने की तैयारी में जुटे हैं। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की कई योजनाओं को भजनलाल सरकार ने बंद कर दिया है, जिससे बौखलाया विपक्ष अब सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक मोर्चा खोलेगा। विपक्ष ने शैडो कैबिनेट के गठन का फैसला किया है। जल्द नए ऊर्जावान विधायकों के साथ तजुर्बे वाले विधायकों को महकमों का बंटवारा होगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार के हर फैसले पर विपक्ष की निगाह होगी और जनहित के खिलाफ सरकार कोई भी कदम उठाएगी तो उसका हर तरफ विरोध करेंगे। देखिए, हमारे शैडो कैबिनेट के अंदर हमारे जो अनुभवी विधायक हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, सीनियर विधायक हैं और युवा जो हमारे साथी हैं, उन सबको इनके विभागों की जिम्मेदारी देंगे ताकि उस विभाग के अंदर जनता के हित की कौन सी योजनाएं हो रही हैं और जनता के हित की कौन सी योजनाएं जिसको बंद करना चाह रहे हैं, वो सारे मुद्दे वो निकाल के लेके आएंगे और उनको विधानसभा के अंदर उठाएंगे। आखिर विपक्ष क्यों हुआ शैडो कैबिनेट बनाने पर मजबूर? विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने गहलोत सरकार की कई योजनाओं को डिब्बे में बंद कर दिया है तो कईयों पर तलवार लटका दी है। इसमें नए बनाए गए जिले, अंग्रेजी माध्यम की महात्मा गांधी स्कूलें, गहलोत राज में खोले गए कॉलेज, आवास से जुड़े पट्टों के मामले, चिरंजीवी योजना, अन्नपूर्णा किट, स्मार्टफोन योजना जैसी कई स्कीमें हैं जो सरकार को रास नहीं आई। विपक्ष सरकार बनते ही राजीव गांधी युवा मित्रों और महात्मा गांधी प्रेरकों की सेवाएं समाप्त करने के फैसले से सरकार के खिलाफ आग बबूला है। ऐसे में शैडो कैबिनेट बनाकर वो सरकार के हर फैसले की बारीकी से पड़ताल करना चाहता है ताकि सरकार पर दबाव रहे, पर शैडो कैबिनेट के विपक्ष के फैसले को सरकार ने बेकार की कवायद करार दिया है। शैडो कैबिनेट वो बनाएंगे जनता के हित में या व्यवधान करने, इसमें फर्क है। मात्र व्यवधान करना, विधानसभा को नहीं चलाना, अनगत बातें करना, मीडिया में सुर्खियां बढ़ना, ये अलग विषय है। और जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए मुद्दों को लेकर आना अलग विषय है। अगर जनता के हित के, जनता के मुद्दे लेकर आएंगे, चाहे वो विकास से संबंधित हो और किसी संबंधित हो, उसका हम पूर्ण जोर जवाब देंगे। और शैडो कैबिनेट कहने अभी बने नहीं, मुझे लगता है कि उनका आपस में भी अभी, इसलिए अगर वो चाहते हैं कि वो अपने पाप छुपाने के लिए शैडो कैबिनेट बनाए तो ये उनकी जो मंशा है वो किसी भी सूरत में पूरी नहीं होगी। हम जैसे जैसे उनके कारनामे सामने आ रहे हैं, हम उन सबका वैसे वैसे इलाज करते जा रहे हैं। इसलिए वो लाख प्रयास कर ले, हमारे काम में उनको कोई कमी खामी नहीं मिलेगी और उनकी जो कमी खामियां थी, हम उनको हर हाल में किसी भी रूप में दुरुस्त करके बख्शने में बहरहाल ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट सियासत का एक सफल प्रयोग है जो सत्ता पक्ष पर न केवल विपक्ष का अंकुश रखता है बल्कि सरकारों की मनमर्जी को भी काफी हद तक रोक पाने में कामयाब है। देश में कई राज्यों में शैडो सरकार बनती है पर वो सत्ता पक्ष के खिलाफ वो धारदार रुख नहीं कर पाती जिसकी असल में दरकार है। देखना है कि विपक्ष की एक कोशिश सरकार को उसके कामकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में किस तरह सफल होती है या इसका हश्र भी अब तक की शैडो कैबिनेट जैसा होता है। सूबे की सियासत में शैडो कैबिनेट का प्रयोग कोई पहली बार नहीं हो रहा है। विपक्ष सत्तारूढ़ दल को घेरने के लिए इस तरह के फैसले करता रहा है।
अगर शैडो कैबिनेट जल्द अस्तित्व में आती है तो सरकार को घेरने का विपक्ष कोई मौका नहीं चूकेगा और सरकार के हर फैसले को जनता के बीच में ले जाकर सरकार विरोधी माहौल बनाने की भी कोशिश होगी। इस मुद्दे पर पक्ष और प्रतिपक्ष आने वाले दिनों में आमने सामने भी नजर आ सकते हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। बीकानेर में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट देने वाले मतदाताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सैकड़ों मतदाताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मतदाताओं ने पीएम मोदी पर विश्वास कर तीसरी बार भरोसा जताकर उनको प्रधानमंत्री बनाया, जबकि उन्हें चौथी बार सांसद चुना। अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। इस डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में बीकानेर लोकसभा में विकास का एक इतिहास बनेगा। ये मतदाताओं का सम्मान समारोह है। जिन मतदाताओं ने अभी 2024 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिन्होंने मतदान किया, उन मतदान करने वाले मतदाताओं का सम्मान समारोह है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस को खुला चैलेंज दिया है। दरअसल आज शिक्षा मंत्री झुंझुनू के दौरे पर थे। इस दौरान वो बगड़ कस्बे पहुंचे, जहां पर नगर पालिका चेयरमैन गोविंद सिंह राठौर की अगुवाई में दिलावर का स्वागत किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में मदन दिलावर ने कांग्रेस को चैलेंज दिया कि अगर मां का दूध पिया है तो वो कश्मीर में फिर से 370 धारा लागू करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश का अपमान किया है। कश्मीर में देशवासी भारत मां के जयकारे नहीं लगा सकते थे, अपना तिरंगा नहीं लहरा सकते थे। स्वागत अभिनंदन करें। वहीं झुंझुनू पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर होगा। हर वर्ग का बजट में ध्यान रखा जाएगा। उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, बीजेपी उपचुनाव जीतेगी। मदन दिलावर आज झुंझुनू जिले के दौरे पर हैं और 10 तारीख को भाजपा सरकार है वो अपना पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। तो सर क्या कुछ रहेगा इस बजट में अब की बार, जो राजस्थान की जनता और आवाम के लिए जो लाभकारी योजनाएं हैं वो? ये सर्वांगीण विकासकारी बजट रहेगा, सबका विकास करने वाला, चाहे महिलाएं हो, चाहे SC/ST हो, चाहे फिर किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, सबका विकास करने वाला और सबका मनपसंद बजट होगा। महिलाओं के लिए क्या कुछ जो लखपति दीदी जैसी योजनाएं? मैं भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, क्योंकि बजट गोपनीय रहता है और बजट उसी दिन खुलता है जिस दिन प्रस्तुत होता है, इसलिए अभी कयास लगाना ठीक है। आपके विभाग में कोई नया नवाचार शिक्षा को लेकर, पंचायती राज को लेकर? वो 10 तारीख को क्लियर कर देंगे माननीय मुख्यमंत्री। एक झुंझुनू जो विधानसभा है, इस सहित सूबे की जो 5 विधानसभा सीटें हैं उन पर उपचुनाव होना है, क्या कुछ रणनीति रहेगी भाजपा की? पहली बार तो भाजपा जनता पार्टी चुनाव लड़ नहीं रही। लगातार जब से देश आजाद हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी पर जनसंघ चुनाव लड़ जाएगी, इसलिए कोई नई रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पहले से ही रणनीति तय है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। अजमेर के साइबर थाने में शेयर मार्केट में निवेश में ज्यादा मुनाफे के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर थाने के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि कैसे आरोपी ने पीड़ित से व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क किया और मुनाफे को लेकर बात की। व्हाट्सएप ग्रुप में कई और मेंबर भी जुड़े थे। विश्वास दिलाकर ऐप भी डाउनलोड करवाया गया और 1 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया। दौसा पुलिस ने हथियारों की नोक पर लूट करने वाली एक बड़ी गैंग को धर दबोचा है। गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बड़े शातिराना अंदाज से चोरी कर अपनी लोकेशन बदल देते थे। जिले के स्पेशल टीम, कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आरोपियों के कब्जे से 2 देसी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस के साथ लूटी हुई 4 बाइकें जब्त की हैं। 1 जुलाई को हमारे पास एक कंप्लेंट आई जिसमें कि हथियार दिखाकर लूट का घटनाक्रम सामने उजागर किया गया।
जब इसको खंगाला गया, छानबीन की गई टीम के द्वारा, तो ये सामने आया कि ये संभावित किसी गैंग द्वारा बड़े ही संगठित तरीके से कारित की गई घटना। श्रीगंगानगर के उप तहसील में किसान भूख हड़ताल पर लगातार बैठे हुए हैं। इस मामले में किसान संगठन के नेताओं का कहना है कि 13 मई को हुए समझौते को लेकर जिला प्रशासन और बैंक प्रबंधन ने महज खाना पूर्ति करते हुए वादा खिलाफी की है। आक्रोशित किसान नेताओं ने कहा कि कल पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा का वो घेराव करेंगे। किसानों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने महज जांच कमेटी गठित की। बड़ी खेदजनक बात है कि जिले का ऑनलाइन जमीन नीलामी के विरोध में पीड़ित किसान रामरख और उसका परिवार पिछली 10 जून से उप तहसील रेडमसर पे धरना लगा के बैठा है। 1 जुलाई से किसान रामरख ने भूख हड़ताल शुरू की थी। आज 6ठा दिन है। प्रशासन का कोई नुमाइंदा रामरख की सूट लेने नहीं पहुंचा। बीकानेर के उपखंड में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं बारिश के चलते मुख्य बाजार और कई मोहल्लों की गलियों में जल भराव हो गया है। कई दुकानों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को नुकसान भी हुआ है। बारिश के पानी से निचले इलाके सहित कई सड़कें और पार्क लबालब हो गई हैं। बारिश ने एक ओर प्रशासन की तैयारी की पोल खड़के रख दी, तो दूसरी ओर लोग अपने स्तर पर ही दुकानों से पानी निकालते हुए नजर आए हैं। में मानसून की पहली बारिश है। पहली बारिश ने प्रशासन और ग्राम पंचायत की पोल खोल दी कि उनकी व्यवस्थाएं आप देख सकते हो। जो बरसाती नाला सीवर लाइन है उनको साफ नहीं करवाने, अगर समय रहते ग्राम पंचायत और लोन कैंसर प्रशासन अगर उन्हें साफ करवाता तो ये पानी इस तरीके से नहीं भरते। लोन कैंसर के जो निचली बस्ती, निचले मोहल्ले और मुख्य बाजार में दुकानदारों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दुकानों के अंदर 3-3 फीट तक पानी चला गया है। कोटा के बोरखेड़ा इलाके को बड़ी सौगात कल मिलने वाली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही केईडीएल द्वारा निर्मित काला तालाब 33 केवी जीएसएस का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। समारोह की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर करेंगे। सब स्टेशन का 3 किलोवाट 132 केवी एकल पथीय डाहरा इंडस्ट्रियल लाइन चालू की गई है। काफी समय से प्रतीक्षा में था। बोरखेड़ा में एक 132 का जीएसएस हमने प्रयास करके उसको जल्दी से जल्दी तैयार करने के लिए अधिकारियों को हिदायत दी। वो लगभग तैयार हो गया है। 5 दिन बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है और इससे पहले अब गृह पूजा की तैयारी हो रही है। ये विशेष पूजा 8 जुलाई को होगी। पूजा के साथ साथ क्या होने वाला है शादी में और क्या खास होगा, हर रस्म की पूरी तैयारी की गई है। इसे लेकर एंटीलिया में इस वक्त रौनक छाई हुई है। जैसे जैसे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तारीख करीब आ रही है, एंटीलिया में रौनक बढ़ती जा रही है। संगीत से लेकर शादी से पहले तमाम रस्मों को बहुत खास तरीके से किया जा रहा है। आखिर शादी ही इतनी खास है। 12 जुलाई को अनंत और राधिका उस बंधन में बंध जाएंगे जिसमें 7 जन्मों का नाता कहा जाता है। लेकिन उससे पहले देश की इस सबसे खास शादी के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, क्योंकि ये मौका ही इतना भव्य होगा। अभी 8 जुलाई को गृह पूजा होगी जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल रहेंगे। 10 जुलाई को शिव पूजा होगी जो अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए रखी गई है। 10 जुलाई को रात में ही यंगस्टर्स नाइट होगी जिसमें कई लोग शामिल होंगे। 12 जुलाई वो तारीख है जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विवाह के पवित्र और खुशियों के बंधन में बंध जाएंगे। इससे पहले अनंत और राधिका की शादी के लिए संगीत सेरेमनी हो चुकी है। यह मौका तो इतना खास रहा जब देश और दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं।
संगीत में समा बांधा इस पेशकश ने परिवार में नई खुशियों को मनाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। मंच पर पूरे अंबानी परिवार ने एक साथ परफॉर्म किया। इससे पहले मूसालू सेरेमनी हो चुकी है। इस रस्म को मामेरू के नाम से भी जाना जाता है, यानी मामा या मामा के घर से होने वाली रस्म है। पूरी दुनिया की नजर इस जोड़ी पर है। इनकी मुस्कान से जाहिर होती इस रिश्ते की केमिस्ट्री पर है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का विवाह एक बहुत ही खास मौका है। शादी 12 जुलाई को होगी, लेकिन जश्न आगे भी जारी रहेगा। हर फंक्शन के लिए अलग मेन्यू रखा गया है। शादी काफी ग्रैंड होने वाली है, जिसे देखने के लिए हर कोई बेताब है। 12 जुलाई को शादी है, जब अनंत और राधिका 7 फेरे लेंगे। इसके लिए दोपहर 3 बजे का मुहूर्त है। यह कार्यक्रम एंटीलिया में ही होगा। 13 जुलाई को 6 बजे आशीर्वाद यानी मिनी रिसेप्शन होगा। यह कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की रस्मों से जुड़ी तस्वीरें इस वक्त हर तरफ छाई हुई हैं। बहुत सी रस्म अब भी बाकी हैं, बहुत से कार्यक्रम होने हैं। इस शादी को लेकर परिवार में इस वक्त खुशी छाई हुई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अनंत और राधिका का पूरा परिवार तरह तरह की रस्मों को निभा रहा है। आखिर इन खुशियों के मायने ही अलग है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया से मेहमान इस मौके के गवाह बन रहे हैं। इसलिए खुशियों की बारिश अभी जारी रहेगी और इसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। और अब बात भगवान जगन्नाथ यात्रा की। आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, आपके सामने 6 तस्वीरें आ गई हैं। पहली तस्वीर ब्यावर की है, जहां भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दूसरी तस्वीर करौली की है, जहां पर मदन मोहन जी मंदिर में धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। और तीसरी तस्वीर प्रतापगढ़ की है, जहां रथ यात्रा का समापन दीपेश्वर तालाब पर हुआ और भगवान का जलाभिषेक किया गया। चौथी तस्वीर टोंक की है। यहाँ नेवाई में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में श्रद्धालुओं में रथ खींचने की होड़ देखने को मिली। 5वीं तस्वीर बांसवाड़ा की है। यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। 6ठी तस्वीर उदयपुर से आई है। यहाँ रथ यात्रा में मेवाड़ राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ भी शामिल हुए। आपको अब भगवान जगन्नाथ यात्रा की 4 और तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर आई हैं कोटपुतली, जयपुर, अलवर और भिलवाड़ा से। यहां रथ यात्राओं में भारी संख्या में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। तो यहां पर देखिए किस तरीके से सड़कों पर मानो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा हो। मौका था जगन्नाथ की रथ यात्रा का। ओडिशा के पुरी में तो भव्य रथ यात्रा निकाली ही जाती है, जबकि देश भर के अलग अलग हिस्सों में भी जगन्नाथ भगवान में आस्था निभाते हुए, उनमें दिखाते हुए यहाँ पर रथ यात्रा को खींचने की किस तरीके से लोगों के बीच में, श्रद्धालुओं के बीच में होड़ मची रही, तस्वीरें आपके सामने हैं। चीन और पाकिस्तान के डरने की एक बहुत बड़ी वजह सामने आ गई है, क्योंकि जोरावर आ चुका है। जोरावर भारत का नया टैंक है, जो खास लद्दाख और कश्मीर फ्रंट के लिए बनाया गया है। जोरावर टैंक को डबल फ्रंट के लिए गेम चेंजर हथियार कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, ये चाइना किलर है। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, ये LSC का पहरेदार। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, हिमालय पर होने वाली हर चाइनीज साजिश का जवाब है। ये है
भारत का सबसे नया टैंक, जिसे खास चीन को हराने के लिए बनाया गया है। नाम है जोरावर। जोरावर एक लाइट टैंक है, लेकिन नाम में बड़ा भारी भरकम है। जोरावर खास क्यों है? क्यों इस वक्त लद्दाख से लेकर अरुणाचल के मोर्चे पर इसकी जरूरत है? क्यों ये टैंक इंडियन आर्मी के लिए गेम चेंजर हथियार बनने जा रहा है? जितने भी सवाल हैं, उसका जवाब पूरी डिटेल में मिलेगा। जोरावर हल्के वजन वाला टैंक है, जिस पर 2020 के बाद काम शुरू हुआ। इस टैंक को बनाने की वजह इन तस्वीरों में छुपी है। जब 2020 में चीन की सेना ने लद्दाख LAC पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया और अब तक भारत और चीन की फौज LAC पर आमने सामने खड़ी हुई है। दोनों सेनाओं के बीच 21 राउंड की बात हो चुकी है, लेकिन चीन से तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसी चाइनीज खतरे से निपटने के लिए DRDO ने लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के साथ मिलकर हल्के वजन वाला टैंक बनाया है, ताकि ये हिमालय रेंज के ऊंचे इलाकों में भी ऑपरेट कर सके। यही इसके डिजाइन और इसमें शामिल टेक्नोलॉजी के पीछे बुनियादी जरूरत है। हल्का होने की वजह से जोरावर टैंक T-90 और T-72 के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला है। ये आराम से पहाड़ पर चढ़ सकता है और नदी को पार कर सकता है। जोरावर टैंक 25 टन का है। इसके मुकाबले में T-72 टैंक 46 टन का है, जबकि T-90 48 टन का है और अर्जुन टैंक 60 टन का बनाया गया है। यही वजह है कि जोरावर को खास लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड फ्रंट में ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। कम वजन होने की वजह से यह मुश्किल पहाड़ी इलाकों में आराम से दौड़ेगा। There are 3 different types of tanks. There are 3 categories depending on the weight. The heavy tanks, the medium tanks and the light tanks. Each one has got its own role. और इसके साथ ही इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। गुड नाइट राजस्थान।